पछतावे के आंसू, दिल छू लेने वाली कहानी। उस सर्द दिसंबर की शाम को जब बाबूजी ने आखिरी सांस ली तो पूरा मोहल्ला शोक में डूब गया। 3 भाई बहन, अमित, विजय और सबसे छोटी बहन प्रिया, एक साथ खड़े थे, आंसू बहा रहे थे। माँ का देहांत तो 2 साल पहले ही हो चुका था। अंतिम संस्कार के बाद जब रिश्तेदार चले गए तो तीनों बैठकर भविष्य की बात करने लगे। देखो, बाबूजी ने जो छोटा सा प्लॉट और ये घर छोड़ा है वे हम तीनों का है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रिया ने सुझाव दिया, आंखें पोंछती हुई। वह एक स्कूल में शिक्षिका थी। विजय, जो सबसे बड़ा था, ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, तुम ठीक कहती हो प्रिया, हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। लेकिन अमित, जो बीच में था, चुपचाप सब सुन रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह हमेशा से ही लालची और चालाक किस्म का इंसान था। पिता की मृत्यु के बाद उसके दिमाग में एक योजना पहले से ही घर कर चुकी थी। एक हफ्ते बाद अमित ने एक वकील के दफ्तर से संपर्क किया जो संदिग्ध प्रथाओं के लिए जाना जाता था। उसने झूठे गवाह खड़े किए, नकली दस्तखत करवाए और एक ऐसा बिल तैयार करवाया जिसमें लिखा था कि सारी संपत्ति उसी के नाम है, क्योंकि उसने बुढ़ापे में माता पिता की सेवा की थी। विजय और प्रिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक दिन अमित ने दोनों को बुलाया। उसका चेहरा गंभीर था। भैया, दीदी, वकील साहब ने बाबूजी की वसीयत पढ़कर सुनाई है। अमित ने एक कागज हवा में हिलाते हुए कहा, उन्होंने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी है। उनका कहना था कि मैंने ही उनकी देखभाल की थी। तुम दोनों तो शहर में नौकरी करते रहे। विजय और प्रिया स्तब्ध रह गए। ये कैसे हो सकता है? विजय का गला सूख गया। बाबूजी ने कभी ऐसा नहीं कहा। हम तो हर हफ्ते आते थे। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। अमित, ये झूठ है, तुम जानते हो ये झूठ है। लेकिन अमित ने ठंडे दिल से कागज उनके सामने फेंक दिया। कागज देख लो, कानूनन सब कुछ मेरा है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। उस दिन के बाद रिश्ते में एक गहरी दरार आ गई। विजय, जो एक क्लर्क था, ने मामला कोर्ट में ले जाने की सोची, लेकिन वकीलों की फीस और लंबी कानूनी लड़ाई का खर्च उठाना उसके बस की बात नहीं थी। प्रिया ने समझौता कर लिया। दिल टूटकर वह एक किराए के घर में चली गई। अमित ने पैतृक घर पर कब्जा कर लिया और बड़े घमंड के साथ रहने लगा। उसकी पत्नी मीना भी उतनी ही लालची थी। उनका एक बेटा था, आर्यन। आर्यन उस समय 10 साल का था, एक मासूम प्यारा लड़का जिसे अपने पिता के काले कारनामों का कुछ पता नहीं था। समय बीतता गया। अमित ने प्लॉट बेचकर एक बड़ी दुकान खोल ली और पैसा कमाने लगा। वह समृद्धि के शिखर पर चढ़ गया, लेकिन उसकी आत्मा गिरती चली गई। रिश्तेदार उससे दूर भागते रहे थे। विजय और प्रिया से उसका कोई संपर्क नहीं था। 5 साल बीत गए। आर्यन अब 15 साल का एक जवान लड़का था, पढ़ाई में तेज और फुटबॉल का शौकीन। एक दिन फुटबॉल खेलते समय उसे अचानक तेज चक्कर आया और वह गिर पड़ा। पहले तो अमित और मीना ने इसे कमजोरी समझा, लेकिन जब आर्यन को बार बार बुखार आने लगा और शरीर पर नीले निशान दिखाई देने लगे तो वे डर गए। स्थानीय डॉक्टर ने जांच कराई तो रक्त की रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। मिस्टर अमित, आर्यन की रिपोर्ट चिंताजनक है। उसे तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। संभव है उसे ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया? अमित की आवाज़ कांप उठी। ये कैसे? मतलब कैंसर? हाँ, आप उसे दिल्ली ले जाइए, एम्स या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। यहाँ उचित इलाज संभव नहीं है। उस दिन अमित के अहंकारी किले की नींव दरकने लगी। आर्यन उसकी जान था, उसकी एकमात्र संतान। उसने तुरंत दिल्ली के लिए बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में संपर्क किया और परिवार को लेकर दिल्ली रवाना हो गया। दिल्ली का अस्पताल एक अलग ही दुनिया थी। चमकदार साफ सुथरे कॉरिडोर, लेकिन हर कोने में डर और अनिश्चितता बसी थी। आर्यन का डायग्नोसिस कंफर्म हो गया।
एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इलाज लंबा, दर्दनाक और बेहद खर्चीला था। पहले महीने कीमोथेरेपी शुरू हुई। आर्यन के घने काले बाल झड़ने लगे। उसका प्यारा चेहरा सूज गया, शरीर कमजोर होता चला गया, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी की चमक बरकरार थी। पापा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा ना? मुझे फिर से फुटबॉल खेलना है, वे कमजोर सी आवाज में पूछता। अमित, जो कभी भावनाएं दिखाना अपनी कमजोरी समझता था, अपने बेटे के सामने रो पड़ता। हाँ बेटा, तू जरूर ठीक हो जाएगा। पापा, तुझे ठीक कराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, ये वाक्य जल्द ही एक सच्चाई बन गया। इलाज का खर्च आसमान छूने लगा। एक केमो साइकिल लाखों रुपए की थी। दवाइयाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इमरजेंसी केयर, पैसे पानी की तरह बह रहा था। 6 महीने में ही अमित की दुकान से जमा पूंजी खत्म हो गई। उसने अपनी गाड़ी बेच दी। फिर उसने उस पैतृक घर की ओर देखा जिसे हड़पने के लिए उसने अपने भाई बहन को धोखा दिया था। एक गहरी पीड़ा उसके मन में उठी, लेकिन आर्यन की जान बचाने की जद्दोजहद में उसने उसे दबा दिया। मीना, हमें घर बेचना होगा, एक शाम उसने कहा। आवाज में एक अपराध बोध का भार था। पर वह तो। मीना की आंखें भर आईं। वे जानती थी कि उस घर की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं थी, आर्यन से बढ़कर कुछ नहीं था। अमित ने कड़वे स्वर में कहा, घर बिक गया। उस पैसों से भी कुछ महीने ही चले। आर्यन की हालत कभी सुधरती, कभी बिगड़ती। डॉक्टर ने बोन मेरो ट्रांसप्लांट की बात कही। वह और भी महंगा था। अब अमित के पास बची थी वही एक चीज जिसके लिए उसने सब कुछ किया था, संपत्ति का वह प्लॉट जो अब एक बिल्डर के कब्जे में था और जिस पर बने फ्लैट से उसे किराया मिलता था। उसने एक एक फ्लैट बेचना शुरू किया। हर बार जब वह बिक्री के कागज पर हस्ताक्षर करता, उसे अपने पिता की आंखें याद आती, अपनी बहन के आंसू याद आते। एक दिन आखिरी फ्लैट भी बिक गया। अमित पूरी तरह नंगा हो चुका था। इस बीच विजय और प्रिया को अमित की मुसीबत का पता चला। रिश्ता टूटा था, लेकिन खून का रिश्ता नहीं। विजय ने अपनी छोटी सी बचत निकाली और प्रिया के साथ दिल्ली पहुंचा। अस्पताल के कमरे में जब अमित ने उसे देखा तो उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। भैया, प्रिया, उसका गला भराया। विजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बोला नहीं, बस एक नज़र देखी जिसमें डांट नहीं, दया थी। उन्होंने अपना पैसा अमित के हाथ में रख दिया। ये बहुत नहीं था, लेकिन अमित के लिए ये एक समुद्र के समान था। उस दिन वह फूट फूट कर रोया, अपने सारे पाप स्वीकार करते हुए। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। आर्यन का शरीर इलाज झेलने की ताकत खो चुका था। एक रात गहरे बुखार और इन्फेक्शन के बाद उसकी सांसें तेज होने लगी। अमित और मीना उसके बिस्तर के पास बैठे थे। आर्यन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, फिर अमित की ओर देखा। पापा, मैं डर नहीं रहा हूँ। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। पर क्या तुम एक वादा करोगे? क्या वादा बेटा? अमित का सीना फटा जा रहा था। चाचा और बुआ से माफ़ी मांग लेना। तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा दुख हमेशा रहता है, शायद तब चला जाएगा। ये आखिरी शब्द थे आर्यन के। उसने आंखें बंद कर ली और शांति से सो गया, हमेशा के लिए। अमित का संसार उसी क्षण तबाह हो गया। उसका अहंकार, उसका लालच, उसकी सारी दौलत, सब कुछ उस बिस्तर पर पड़े एक निर्जीव शरीर के सामने बेमानी हो गई। चीखें नहीं निकल रही थी, आंसू भी नहीं थे, बस एक गहरा अनंत सन्नाटा था जो उसकी आत्मा में बस गया। 3 दिन बाद आर्यन का अंतिम संस्कार हुआ। विजय और प्रिया वहीं थे। चिता जल रही थी और अमित उसकी लपटों को देखे जा रहा था। तभी उसने अपने भाई के पैर छू लिए। माफ कर दो भैया, मैंने पाप किया, मैं एक पापी हूँ। आर्यन ने कहा था, माफी मांग लो। वे हिचकियां लेते हुए बोला। विजय ने उसे उठाया,
गले लगा लिया। दोनों भाइयों के आंसू एक हो गए। कुछ महीने बाद अमित और मीना एक किराए के छोटे से कमरे में रह रहे थे। अमित ने एक छोटी सी दुकान पर नौकरी कर ली। एक शाम विजय और प्रिया उनसे मिलने आए। चाय पीते हुए अमित ने कहा, भैया दीदी, मैंने सब कुछ खो दिया। जिस पैसे के लिए मैंने सब कुछ किया, वही पैसा मेरे हाथ से फिसल गया, और साथ में मेरा आर्यन भी। प्रिया ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा। अमित, पैसा बुरा नहीं होता, लेकिन गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा वह कभी टिकता नहीं। उस पर एक कलंक लगा होता है। वे सुख नहीं, सिर्फ विनाश लाता है। माँ बाबूजी भी यही चाहते थे कि हम मिलजुल कर रहें, संपत्ति नहीं प्रेम बांटे। अमित ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन ने भी यही कहा था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं माफ़ी मांगूं। आज मैं समझ पा रहा हूँ कि असली संपत्ति यही रिश्ते हैं, यही इज्जत है। मैंने जो किया उसकी सज़ा मुझे मिल गई, बहुत बड़ी सज़ा। विजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब आगे देखो अमित, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस दिन अमित ने जाना कि लालच और धोखे से मिली दौलत एक अभिशाप है, जो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने सबसे प्यारों को भी निगल जाती है। असली विरासत वह नहीं होती जो कागजों पर लिखी जाती है, बल्कि वह होती है जो दिलों में दर्ज होती है। प्रेम, ईमानदारी और साझेदारी की। गलत पैसा कमाना, वे चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः एक ऐसी आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, और उस राख में बैठकर इंसान अकेले अपने पछतावे के आंसू बहाता रह जाता है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।